अब जो पहला चैप्टर है हमारा, पहले बात तो ये कि जो हमारी किताब है भारत की खोज, भारत की खोज एक्चुअली किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लिखित रचना पहले इंग्लिश में प्रसारित हुई है, जिसका ये हिंदी रूपांतर है भारत की खोज। और इस भारत की खोज में वो हमें ये बतलाना चाहते हैं या ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत की खोज के दौरान, अब भारत की खोज इतनी छोटी या इतनी बड़ी या यूँ कहें कि इतनी कम नहीं है कि हम उसे किताब में बांट सकें, लेकिन किंतु यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें उस चीज़ के द्वारा यानी इस किताब के द्वारा हमें उन चीज़ों के बारे में बताया है जो उस समय में थी, घटी थी, हमारे सामने आज पुस्तक के रूप में है। ठीक। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कि असहयोग आंदोलन यूँ कह लिया स्वतंत्रता के दौरान उन्हें कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, जिसमें वो कई बार जेल और कई अलग अलग जेलों में गए हैं। जैसा कि आपकी किताब में आप देखोगे तो वहाँ ये दिया गया है कि किस जेल में किस सन में गए। जैसे यहाँ 1944 हम देख रहे हैं कि 1944 से यानी 42 से लेकर 44 के बीच का जो भाग है वो हमारी इस किताब में डाला गया है। उस समय में उन्होंने क्या चीज़ें देखी थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बागवानी करना, फूल पौधे, जैसे हमने हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखा है कंधे पर उनके हमेशा गुलाब का फूल होता था, मतलब उन्हें फूलों के साथ, हम सभी जानते हैं कि उन्हें फूलों के साथ काफ़ी लगाव था। और इस नाते से ये कहा जा सकता है कि उन्हें बागवानी का बहुत अच्छा शौक रहा। जब भी वो किसी जेल में जाते हैं, जो वहाँ काम दिए जाते वो तो वो करते ही थे, लेकिन ये अपने स्वतः के लिए वो करते थे। स्वतः के लिए करने से तात्पर्य यह है कि वो बागवानी करना, बागवानी के द्वारा वो और भी बहुत चीज़ों की खोज करते थे, क्योंकि जब एक बार उस जेल में गए तो जहाँ पे उन्होंने जो कुछ चीज़ें पाई या जो भी जानकारी आई, तब उन्होंने जब कई बार उसी जेल में उनका जाना हुआ, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जो मैं चीज़ पाता हूँ या जो भी मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं उसे मैं एक पुस्तक का रूप दूँगा। तो उन्होंने इंग्लिश में बुक को लिखना स्टार्ट किया, और लिखने के साथ वो चीज़ इंग्लिश में आपकी किताब में देख लीजिए, उसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी डिस्कवरी। जैसे कि आज के समय में हम डिस्कवरी देखने के लिए एक चैनल हमारा बना हुआ है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि दुनिया की खोज, यानी कि हमारे जो भारत देश में, जिस देश में हम रहते हैं उसकी अनगिनत चीज़ों में, जिसमें इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है कि अहमदनगर का किला या भारत की विभिन्न संस्कृतियाँ जिससे हम अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं, या विभिन्न जो ऐसी चीज़ें हैं जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुई और खुदाई के दौरान हमने जो चीज़ पाई है तो उसमें हम कहाँ तक पहुँच पाए, हम उसे कहाँ तक जान पाए, ये सारी चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट करती हैं इस लेसन के द्वारा। तो आज हम पंडित जवाहरलाल द्वारा रचित ये जो भारत की खोज है उसका पहला अध्याय जैसा है कि अहमदनगर का किला। अब अहमदनगर के किले में हमने पहले पैराग्राफ में ये देखा है कि यहाँ पे लेखक ने अपनी 9वीं यात्रा का जिक्र किया है। 9वीं यात्रा से उनका मतलब यही था कि वहाँ पर वो पहले भी यात्रा कर चुके, यानी कि वो वहाँ पर जेल की कारावास उन्हें यहाँ पर भुगतना पड़ चुका है। तो वो वहाँ पर कितनी बार आए थे? 9वीं बार। 9वीं बार भी आने के बाद उन्हें हर एक चीज़ में जहाँ जहाँ वो जाते थे तो हर जगह पे अगर उन्हें कुछ मिलता तो उसे वो या तो बहुत अच्छे से साफ करके रख लिया करते, या तो उसकी जानकारी अपनी पुस्तक के द्वारा, जैसे जेल में भी जो उस वक्त रहा करते थे, आधी तो जो किताबें जो लेखक हम पढ़ते हैं आज के समय में वो ज़्यादा किताबें बच्चों जेल में ही लिखी गई हैं, क्योंकि जेल के कारावास में वो देश दुनिया को जो समझ पाते थे, जिसमें हम मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे और भी कई महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने जेल में ही लिखकर सारी जो किताबें आज हमारे सामने रखी हुई ना, हम पढ़ते हैं, ये सभी जेल में ही लिखी गई हैं। उसके बाद आज जो पुस्तक के रूप में हमारे सामने है, बट ये उस समय में लिखे अभिलेख थे। उस समय ताम्रपत्र एक पत्ता मिलता था और वही जेल में प्रसारित सबको दिया जाता था कि किसी को कुछ लिखना है, जैसे बहुत से जेल में जो लोग रहते थे उन्हें कुछ भेजना है, कोई संदेशा देना है, तो वो लोग पत्र लिखते थे। उसके बाद फिर पेज का प्रकरण आया, जब अंग्रेजी साम्राज्य आया तो वहाँ उन्हें पेज दिए जाने लगे। अब उसमें क्या होता था कि लिखने पर पहले लिखने दिया जाता था, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये लिखने का भी उनका एक हथियार बनता जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई जो भी प्रस्तुतियाँ होती थी वो आसपास में जो घट रहे हैं वो सारी चीज़ें वो लोग उसमें लिखते थे, और उससे जब बाहर वो चीज़ें प्रसारित होती, चाहे पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या किताब के माध्यम से, ये सारे माध्यम से जब वहाँ पे जन समुदाय जो होता था वो विचलित हो जाता था कि जेल में जो हो रहा है वो उसी पत्र के द्वारा उन्हें पता चला
तो एक भयंकर पीड़ा के साथ जनता आक्रोशित होती थी। और फिर उसी में हमने देखा कि कई बार अंग्रेज शासन उस पर अत्याचार करते थे, घरों को जला देना, जो निर्दोष उन्हें जबरदस्ती जेल में डाल देना, ये सारी बातें बच्चों हमने देखी हुई हैं। लेकिन उन चीज़ों में आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्व इसलिए है क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उन्होंने लिखी ही हैं, प्लस उन्होंने जेल के अंदर जो चीज़ें पाई हैं, यानी हमारी संस्कृति से जुड़ी जो चीज़ें पाई हैं, जो उसके समय से पहले की रही होंगी। जेलों में जैसे उन्होंने ताम्रपत्र में उस समय में जो चलता था, चलन में था, सिक्के होते थे, तो सिक्के ऐसे उठाए आपसे उठेंगे नहीं, वो इतने भारी होते थे। उस समय में उसको चांदी, सोना और तांबा, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो के सारे अभिलेख तो देखे होंगे, आपने पिछली क्लास में तो पढ़ा है ना, तो उसमें हमने देखा है ना कि वहाँ पर जो अभिलेख मिलते हैं उन्हें संग्रहालय में बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और एक एक करके उस सभी पर मतलब रिसर्च किया जाता है कि ये किस समय के हैं, उसके पद लेखन, उसका लेखन का कला जो होता था, वो सारी चीज़ों को लिखना और लिख कर फिर हमारे सामने उसके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें उस वक्त होती थी। अब इस समय हमने देखा है कि अहमदनगर के किले में जो भी वहाँ आसपास में चीज़ें घट रही थी या जो उन्होंने देखा था, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय में जेल के द्वारा या जेल में जो कैदी थे उनके द्वारा उनका जो माध्यम था, किस प्रकार से वे रहते थे, और खुद स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो लगभग ऐसा माना जाता है कि उस समय 2 से 3 घंटे वो सुबह प्रातःकालीन 4 से 5 बजे उठना, बागवानी करने के दौरान वो उन चीज़ों को इकट्ठा करते थे क्योंकि उदय होने पर जैसे सूरज उग जाता था तो उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के जो लोग थे वो उन पर कड़ी निगरानी रखते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये जरा सी भी हलचल करते थे तो वो भयंकर रूप ले लेता था। इस नाते से उन पर कड़ी निगरानी थी और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सुबह प्रातः ही उठकर बागवानी के दौरान जो खंडहर थे आसपास में, जैसे उसकी खुदाई का काम इन्हें दिया जाता था, खुदाई के दौरान उन्हें कई सारे अभिलेख मिलते थे जिन्हें वो कहीं ना कहीं जैसे मिट्टी खोद कर, जमीन खोद कर, तब उस समय में बच्चों कैमरा नहीं होता था, जेलों में कैमरे नहीं लगे थे उस वक्त, खाली निगरानी के लिए सिपाही घुमा करते थे और एक सिपाही 24 घंटा उनके पास खड़ा होता था कि ये कुछ भी करेंगे तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता है। उस समय में हमने ये देखा है कि उन्होंने खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें पाई उसके अभिलेख को एक पृष्ठ पर चिपका कर वो इकट्ठा करते गए, लेकिन उसका करते क्या हो, ये भी सोचने वाली बात है। उस समय उन्होंने जो भी चीज़ें ज्ञात की थी वहाँ से उनको एक, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें पेज मिलते थे, कॉपी दी जाती थी, उस कापी पर वो लिखते तो थे ही, लेकिन आधे पेजेस का इस्तेमाल वो कलाकृतियों को छुपाने में होता था। जैसे ज़मीन के अंदर छुपा तो दिया, लेकिन अब फिर दोबारा वो उसमें आएंगे कि नहीं, एक वो असमंजस था। दूसरा, जो चीज़ें उन्होंने प्राप्त की उस पर वो खोज करते थे जब वो जेल से निकल जाते थे, और उसी के कारण आज ये किताब हमारे सामने रखी गई है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें अभिलेख उन्हें प्राप्त हुए थे उसके दौरान हम ये कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी किताब में दिया गया है कि वो किस कक्ष में थे, यानी रूम नंबर 8 शायद है, 18 है, देख लीजिए, 8 है, रूम नंबर 8 में उनको रखा गया था और 8 के ही लगभग 100 या 10 गज दूरी पर ही उनकी बागवानी का वो स्थान था और उस स्थान से वो ज़्यादातर अभिलेखों को पत्थर जो होते थे ना, पत्थर पे लिखे जाते थे, तो वो लिखते थे कि आज यहाँ पे ये मिला, खाली ये मार्क किया करते थे। और जहाँ जहाँ उन्होंने खुदाई की होती थी वहाँ पे उन्होंने कुछ इस प्रकार के मार्क किए जो आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। कुछ ऐसे वो मार्क करते थे, ये करके ऐसे ऐसे, मतलब दिखने में वो क्या लगे कि वो फूल है, अब उसको कोई गौर से तो देखने जाएगा नहीं। और कुछ जगह पे मार्किंग ऐसे की गई है, जैसा कि हम बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं कि ऐसी मार्किंग का इस्तेमाल पहले खजानों के लिए या रास्ते का पथ प्रदर्शक को बनता था। जैसे आज हमें कहीं जाना है तो आज ये एरो हमें बताता है कि भाई हमें ऐसे जाना है। उस समय इन 2 निशानों का इस्तेमाल पंडित जी ने किया है और कई जगह पे उनके हस्त का जो लेख होता था, ये थम तो वो यहाँ पे ऐसे लगा के जाते थे कि जिससे उन चीज़ों को वो लोग दोबारा अगर वो आते हैं तब तो जान जाएंगे, लेकिन अगर वो ना आ पाए तो उन चीज़ों के वो किसी और के हाथ ना लगे। खासतौर पे अंग्रेजी शासन के तरफ इसलिए नहीं लगे क्योंकि वो लोग उसका इस्तेमाल बेचने पे करेंगे, क्योंकि आज जो अभिलेख हमारे पास मौजूद हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, आज आप बाहर के विदेशों में जाओगे उसकी कीमत अरबों करोड़ों रुपए में है।
क्योंकि वो अभिलेख अनगिनत है, वो दोबारा और कहीं नहीं मिलेंगे। इस नाते से उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अपने लेसन की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पर है कि आखिरी मेरी विरासत है क्या, अतीत का एक दबाव है आपका पैराग्राफ, और एक है अतीत का भार है। अब अतीत के भार में बच्चों देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, मैंने आपको टॉपिक भी दिया था कि इसमें हमने कई अवशेषों का संग्रहालय किया है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से किया जाए, या हमारे और भी, जैसे कि मैंने कई लेखकों, कई देशवासियों के जो उस वक्त जेल में यातनाएं सहते थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, बशर्ते आज उनका नाम यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में हम कहते हैं ना कि हमारा एक लीडर होता है, तो वहाँ पर लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसीलिए उन लोगों ने बस इनकी मदद की है। अब मदद में इसमें क्या किया गया है, जरा हम उससे देख लेते हैं कि उस समय में एक घटना थी, यानी एक महिला थी जिनका आप लोगों ने मुझे बताया ही वो महिला के बारे में, चांद बीबी। अब चांद बीबी कैसी थी कि उस समय में एक महिला का इस प्रकार का कर्तव्य निभाना या ऐसे कार्य को करना उस समय ताज्जुब की बात माना जाता था, क्योंकि अंग्रेजी शासन का वैसे भी दौर इतना चलन चल चुका था। तो उस वक्त उनके ही करीब, या यूँ कह लें कि उनके पहले मित्र माने जाते थे अकबर जी, जिनका आप सभी ने नाम सुना होगा। तो अकबर ने क्या किया था, अकबर के साम्राज्य को भी इसने नस्तानाबूद किया था कई बार युद्ध के दौरान। लेकिन ये इतनी बलशाली थी क्योंकि ये किसी बात से डरती नहीं थी, और इनका व्यक्तित्व तो उस समय निखर के बाहर आया था। क्योंकि जहाँ पर अत्याचार होता या अन्याय होता, खासतौर पे अपने साम्राज्य को बहुत बखूबी वो निभा रही थी और लेके जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ की, अच्छे जो समय होता है या जो अच्छे लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है या बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, यूँ भी कह लें तो गलत नहीं होगा। इनके अपने ही साम्राज्य के किसी व्यक्ति ने इनको चोट पहुँचा के मतलब इन्हें समाप्त कर दिया। अब उसमें फ़ायदा क्या होता था, ये चलन क्यों था बच्चों, उस समय अंग्रेजी शासन जो था गरीबों को, जैसे जहाँ पर हमने कई बार आप अलग अलग फिल्मों में देख चुके हैं कि गरीबों पे कैसे अत्याचार होते थे। वो उनके घर का काम भी करते थे, फिर भी वो मार खाते थे। जरा सी गलती होने पर चाबुक पे 10 चाबुक मारे जाते थे। मतलब चाबुक कैसे होता था कि शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, और उस चाबुक का वार इतना खतरनाक होता था कि वो चमड़ी पूरी काट के बाहर आ जाती थी, और फिर दोबारा उसी चमड़ी पर पड़ना आप सहन नहीं कर, सोच के ही आपका दिल सहम जाएगा। उस समय ऐसी यातनाएं दी जाती थी। तो जहाँ पर ये यातनाएं दी जा रही, वहाँ क्या प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। चांद बीबी के समय में जो चीज़ें उनके साथ घटी और जो उनके साम्राज्य के व्यक्ति ने उनके साथ किया, उसमें हम कहीं ना कहीं भागीदार, उस अंग्रेज शासन का वो लालच था या हमारे उस व्यक्ति का लालच था, जिस लालच से अंग्रेजी शासन उन्हें अपनी तरफ खींचा था। और खींचने के साथ ही उन्होंने इन चीज़ों को क्या किया था, उन्होंने अंदर जैसे अपने ग्रह में ही, ग्रह के लोगों को ही दुश्मन किसके खिलाफ भड़काओ, जो राजा है, चांद बीबी वहाँ की शासिका थी ना, उनके खिलाफ भड़काना, उनको गलत दिशा में ले जाना, भटकाना। और जब इस्तेमाल हो गया, जब चांद बीबी का समापन हो गया, तो उसके कुछ ही तत्पश्चात थोड़ी देर में उस व्यक्ति को भी समाप्त कर दिया गया जिसने चांद बीबी को मारा है। ऐसा माना जाता है, कहानियों में देखेंगे तो उन्हें कोई कहता है कि जहर दे के मारा है, किसी ने कहा कि गलत ढंग से उन्हें मार दिया गया। मतलब अलग अलग प्रचलन है, अलग अलग कहानियाँ हैं, क्योंकि उस समय जो घटी है वो हमारे सामने जिस प्रकार से प्रस्तुत है, मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों यहाँ पे हमने देखा है कि खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह पर बहुत से नीचे दबे प्राचीन दीवारों के हिस्से, गुंबदों और इमारतों, जिसके बारे में हमने जब डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारा जो अयोध्या का मंदिर बना है, आखिर वो चीज़ें हमें मिली खुदाई में, तभी आज वो प्रमाणित है कि हाँ वहाँ पर अयोध्या का मंदिर बनना चाहिए। ऐसे ही हमारे अनगिनत मंदिर और भी हैं। जैसे अब क्या हो रहा है, जब वहाँ कृष्ण जी का घर है, कृष्ण जी कहाँ रहते थे, वृंदावन, गोकुल, गोकुल। लेकिन इस समय वो जगह कहाँ है, किस नाम से जानी जाती है, द्वारका। द्वारिका। तो द्वारिका पे भी आपने अगर न्यूज़ सुना है तो न्यूज़ में भी इस चीज़ को देखा होगा, जब हमने अयोध्या को जीत लिया है, आज हमें पता है कि अयोध्या हमारा मंदिर है और उस पर काम चालू हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से द्वारिका पे भी अब केस चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, उसकी सुनवाई हो रही है, उस पर सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील है जो उसके अपने दावे को पेश करते हैं और जो हमारे अभिलेखों को वो सामने रख रहे हैं। क्योंकि द्वारिका में भी खुदाई के दौरान कृष्ण से जुड़े कई चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, चीज़ें मिली हैं। इस नाते से ये कुछ समय के लिए प्रतिबंध या बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे 2 लोगों का शासन है,
क्योंकि वहाँ मकबरा भी है और वो भी है। तो जैसे हमने अयोध्या के मामले में चीज़ों को दोनों को बराबर में बांटा कि आप भी खुश रहो और हम भी खुश रहें, ठीक ऐसा ही कोई एक रास्ता द्वारिका के लिए भी निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें हम किस बेस पे कह रहे हैं? खुदाई से हमें प्राप्त हुई तभी ना, वो चीज़ें हमारे सामने अभिलेख के रूप में मौजूद है तभी तो हम उसको जानते हैं, वरना आप कैसे जानोगे कृष्ण के बारे में? आज जब हम द्वारिका जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, हमें पता है कि यही द्वारिका है, यहीं पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था और यहीं पे उनके जीवन से जुड़ी कई चीज़ें मिलती हैं। अब द्वारिका में जो अभी कभी गया अगर होगा तो इस वक्त द्वारिका का चहल पहल बहुत बदला हुआ है, काफ़ी सुंदर सजाई गई हैं। आप जगह जगह पर आपको कलाकृति देखने को मिलेगी जो वहाँ के स्टूडेंट लोगों ने की है। और वो स्टूडेंट कहाँ से कलाकृतियाँ ले आते हैं? ये कलाकृति उनके पास से कहाँ आई? हमारे इन्हीं अभिलेखों के द्वारा। इसकी वहाँ पर एक प्रयोगशाला चलती है, एक शाला चलती है द्वारिका में, यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अभिलेखों को ही माध्यम बना के वहाँ पर शिक्षा कराई जाती है और उसके द्वारा ही बच्चे आर्ट फॉर्म को अपने दीवारों पर द्वारा या फिर उन्हें ये परमिशन है उसके द्वारा वो जाके अपने जो भी कलाकृति जो उन्होंने सीखी है वो दीवारों पर वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में अभी